नमस्कार, जय जिनेंद्र। मैं हूं अशोक बी पुनिया और आप देख रहे हैं मारवाड़ मीडिया। प्रवासी सितारे में आज हम मिलेंगे एक ऐसी शख्सियत से जिसने प्रदेश में जाकर न केवल अपना व्यवसाय ही जमाया बल्कि सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक क्षेत्र में भी अपनी काबिलियत को साबित किया। जी हाँ, ऐसे ही एक प्रवासी सितारे हैं श्री प्रकाश जी चोपड़ा। लाटाड़ा के मूल निवासी श्री प्रकाश जी चोपड़ा मुंबई में न केवल अपना व्यवसाय ही संभालते हैं अपितु सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक क्षेत्र में भी बराबर का दखल रखते हैं। प्रखर वक्ता, धर्म प्रेमी, समाज, धर्म एवं राजनीतिक समझ पर गहरी पकड़ रखने वाले आकर्षक व्यक्तित्व के धनी अल्पसंख्यक मोर्चा मुंबई प्रदेश उपाध्यक्ष श्री प्रकाश जी चोपड़ा पिछले दिनों मारवाड़ पधारे। तब हमने उनसे बातचीत की। आइए सुनते हैं समाज, धर्म और राजनीति पर उनके बेबाक विचार। प्रकाश जी साहब, आपका स्वागत है। नमस्कार। आज आप मारवाड़ पधारे तो हमने सोचा इस समय का सही उपयोग हम कर लें और आपसे दो चार बातें कर लें। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि प्रकाश जी साहब एक ऐसी शख्सियत है हमारे मारवाड़ की जो मुंबई में रहकर न केवल अपना बिजनेस संभाल रहे हैं बल्कि क्षेत्र चाहे धार्मिक हो, सामाजिक हो या राजनीतिक, हर क्षेत्र में वो अपना बराबर का दखल रखते हैं। और इसीलिए आज हमने सोचा कि प्रकाश साहब पधारे हैं तो उनसे हम कुछ सामाजिक, धार्मिक और कुछ राजनीतिक बातें भी करें और उनका व्यू हम जानें। तो प्रकाश साहब, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि मारवाड़ से मुंबई जाने के बाद आपने अपना बिजनेस तो स्टेबल किया ही, उसके बाद आप सामाजिक गतिविधियों में भी आए और फिर राजनीतिक गतिविधियों में भी आए। तो ये आपकी शुरुआत कैसे रही? मेरा जन्म वैसे मुंबई में हुआ, लेकिन बचपन से गांव से पापा के हिसाब से जुड़ा हुआ था और 16 साल की उम्र में पापा का देहांत हो गया। उसके बाद बिजनेस की और परिवार की जवाबदारी मुझ पर आई। बिल्कुल। लेकिन बावजूद इसके सामाजिक कार्य करने की हमेशा से मन में एक चाह रही थी, क्योंकि मैंने मेरे पापा को बहुत कम उम्र में ऐसे सोशल वर्क करते हुए देखा था। मेरे पापा ने जिन जैन भक्ति मंडल कहो या मेरे क्षेत्र में जो जिनालय बना है उसके लिए बहुत अथाक परिश्रम किया था और तन मन धन से वहाँ पर सहयोग दिया था। तो ये हमेशा से ही मेरे दिल में था कि जब भी मुझे वक्त मिलेगा तो मैं इन सब क्षेत्रों में जहाँ से मुझ तक हो सकेगा मैं समाज के लिए कुछ न कुछ अपनी ओर से प्रदान करना चाहता था। और ईश्वर कृपा से मुझे कुछ चुनौतियाँ मिली, मैंने उसको पार करके मेरे जहाँ तक संभव हो सका मैंने समाज के लिए भी कार्य किया। बिल्कुल। आपके बारे में हम सोशल मीडिया पे भी बहुत जानते हैं और एक तरह से कहूँ तो बॉम्बे के अपने समाज के लोगों में भी आपकी चर्चा होती रहती है। आपकी सक्रियता को देखकर वास्तव में हमें फ़क्र होता है कि हाँ भाई, हमारे मारवाड़ से उठा हुआ एक लाल प्रदेश में जाकर न केवल अपना बिजनेस संभाल रहा है बल्कि वो हर क्षेत्र में सक्रिय है। तो अब मैं ये जानना चाहूँगा कि आप बॉम्बे की कई धार्मिक संस्थाओं से भी जुड़े हुए हैं। जी। तो जैसे कि आजकल लोग कहते हैं कि भाई अपने धर्म में कुछ कुरीतियाँ आ गई हैं या कुछ शिथिलता आ गई है, तो क्या आप उसके लिए भी कुछ प्रयास कर रहे हैं? निश्चित ही, मैं समझता हूँ कुछ नहीं। अशोक जी, मैं आपको कहना चाहूँगा कि बहुत हद तक हमने अभी हमारे धर्म को आध्यात्मिक न बनाकर भव्याति भव्य की बनाने की ओर चल रहे हैं। बिल्कुल सही। और ये भव्याति भव्य जो है ये कहीं पर भी हमारे मूल सिद्धांतों से मेल नहीं खाता। मैं समझता हूँ हमारा पूरा धर्म ये पूरा आध्यात्मिकता के दौर पर है और सबसे इजी और सबसे लचीलापन अगर किसी धर्म में है तो वो जैन धर्म में है। लेकिन पिछले कुछ समय से मैं ये देख रहा हूँ कि जिस तरह से उसे मात्र क्रिया धर्म बताकर इतना हार्ड बना दिया गया है कि सामान्य लोग और आजकल की स्पेशली यंग जनरेशन, और उसमें भी विशेषकर हमारे राजस्थान और मारवाड़ियों की, गुजरातियों की बात मैं नहीं करूंगा, लेकिन राजस्थानी और मारवाड़ियों की सम्मेलन में बहुत सारी हमारी यंग जनरेशन जो है वह ये देख रही है कि नहीं, जैनिज्म बहुत ही कठोर है, तो वो धीरे धीरे विमुख हो रही है और ये आने वाले भविष्य के लिए चिंता का विषय जरूर है। तो मैं समझता हूँ कि सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते और अन्य साधु भगवंतों से भी निवेदन करूंगा कि इस धर्म के जो मूल सिद्धांत है वो इतने फ्लेक्सिबल है कि उसको जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करें। और साथ ही साथ हमारा जो स्वर्णिमी इतिहास है जैन धर्म का, वो मात्र 24 तीर्थंकरों के अलावा बहुत सारे हमारे श्रावक
ऐसे बड़े बड़े महान राजा जो जैन हुए, उनके इतिहास को भी हमारे यंग जनरेशन को रूबरू कराएं, जिससे कि वो अपने आप को गौरव में महसूस करे और मात्र क्रिया तक नहीं लेकिन अपने आचरण से भी जैनिज्म को वे प्रेरित करें। बिल्कुल, बहुत अच्छे विचार हैं आपके। और हम आपसे भी यही निवेदन करेंगे कि जब भी आप किसी धार्मिक गतिविधि में शामिल हो तो अपनी इन बातों को प्रखरता से वहाँ पर रखें, ताकि समाज में भी चेतना आए और हमारे आदरणीय गुरु भगवंत भी इस पर विचार करें, ताकि समाज का कुछ भला हो, कुछ अच्छा हो। हाँ अशोक जी, मैं यहाँ पर आपको कहना चाहूँगा कि मैं जिस भी गुरु भगवंत को मिलता हूँ या मेरे संघ में जब भी कोई भी कार्यक्रम होता है तो मैं ऑलवेज मेरे स्वर्णिम इतिहास को, जो बहुत लोगों को पता नहीं है, वो मैं यंग जनरेशन के सामने रखने की कोशिश करता हूँ। आज आप देखिए, अधिकांश लोगों को ये पता ही नहीं है भगवान महावीर के पहले और भगवान महावीर तक जितनी भी हमारे जैन इतिहास है वो तो लोगों को पता है कि इसके पहले क्या हुआ था, 1000, 2000, 3000 साल पहले क्या हुआ था, किस तरह से क्रियाएं हुई थी। लेकिन मैं समझता हूँ भगवान निर्वाण के बाद जो बहुत बड़ा इस पूरे देश में, आज देश हम जिसे भारत कहते हैं, ये भारत नहीं है। ये भारत जो ओरिजिनली भारत था वो तो चीन और तिब्बत तक बढ़ा हुआ था और वहां तक हमारा राज्य था। चंद्रगुप्त मौर्य जैसे राजवंश जैनिज्म से थे। उन्होंने भी आचार्य भद्रबाहु के स्वामी की निश्रा में संतारा प्राप्त कर देवलोक गमन प्राप्त किया। उसके पश्चात आप देखेंगे कि महान सम्राट अशोक, जिसे हमारी यंग जनरेशन अशोका द ग्रेट के नाम से कहती है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र थे, बरोबर, और उस पौत्र उन्होंने भी पूरे देश में और पूरे विश्व में अपना डंका बजाया। उसके बाद उनके पुत्र कुणाल और कुणाल के पुत्र महान राजा संप्रति, जिन्होंने अपने जिंदगी जीवन में 1.25 करोड़ के आसपास की प्रतिमाएं बनाई, 1.25 लाख जिनालय बनाए, हजारों गौशालाएं उन्होंने बनाई। तो जब ये इतिहास अगर हम हमारी जनरेशन को नहीं देते, और उसके बाद भी आप देखेंगे तो उड़ीसा के, जिसे हम अभी उड़ीसा कह रहे हैं, किसी जमाने में वो कलिंग के नाम से फेमस था, वहाँ के राजा खारवेल जिनसे पूरे विश्व में उनका डंका बजता था। ये सब इतिहास हमने धीरे धीरे हमारी जनरेशन को नहीं बता रहे। उन्हें पता ही नहीं कि ये लोग सब जैनिज्म थे। कभी ये अभी बहुत नजदीक की बात करेंगे तो 800-1000 साल पहले तक गोवा की अगर बात करूं तो कदम्ब साम्राज्य पूरा जैन था, जहां पर क्रिश्चियनिटी के आने के बाद, पोर्तुगीजों के आने के बाद करीबन 8000 से ज्यादा साधुओं की निर्मम हत्या सिर्फ इसलिए कर दी गई कि उन्होंने जैनिज्म को एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन हमें गर्व इस बात का भी होना चाहिए कि उन्होंने अपनी मौत तो कबूल कर ली, लेकिन जैनिज्म से उन्होंने बिल्कुल भी मतलब अपने विमुख नहीं हुए। तो ये सब इतिहास जो है, ये मैं समझता हूं कि हमारी जनरेशन को बताया जाना चाहिए। अभी अगर आप 1000 साल के आसपास का देखेंगे तो आपने देखा होगा कि कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य हेमचंद्राचार्य के निश्रा में सिद्धराज जयसिंह जो पाटन के राजा थे, और उनके पश्चात राजा कुमारपाल की जीवदया के तो हम चर्चा हम हमेशा पर्यूषण के दिनों में भी देखते हैं। उसके अलावा जब आरती भी करते हैं तो कुमारपाल राजा की आरती को भी लेकर हम देखते हैं। तो कुमारपाल राजा, उनकी जीवदया किस प्रकार की थी कि जो अगर अपने घोड़े को भी पानी छाना हुआ गर्म करके हुए पिलाते थे, घोड़े पर बैठने के बाद भी, बैठने के वक्त भी पूंजनी से घोड़े की पीठ को वो साफ करते थे, और इसलिए उनको जीवदया प्रतिपालक। ये सब चीजें अगर हमारी यंग जनरेशन को बताई जाए तो ऑटोमेटिकली उन्हें बहुत ही गर्व होगा। वरना हम सिर्फ आचार्य महाराजों के प्रवेश के वक्त गुरुदेव हमारो अंतर्नाथ, हमने आशीर्वाद, और उन नारों तक सीमित रह जाएंगे। और मुझे दुख है कि हम उसी मार्ग पर चल रहे हैं। हमें कोशिश करनी होगी कि हमें इससे दूर चलना होगा। प्रोफेसर, आपके विचार वाकई बहुत गहरे हैं और जैन समाज को आज ऐसे ही विचारों की जरूरत है। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि राजनीतिक क्षेत्र में भी आपने कदम रखा है, और हम तो चाहते यही है कि आप राजनीति में बहुत आगे तक जाएं। तो आपका इसमें क्या प्लान है, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए अशोक भाई, बहुत अच्छा प्रश्न है। राजनीति में आपने देखा होगा कि हमारे बहुत से लोग सक्रिय हैं, लेकिन हम लोग कोई भी फुल टाइम राजनीति नहीं कर रहे, क्योंकि हम सब अपने अपने व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, परिवार से जुड़े हैं, और उस वजह से हम सिर्फ सोशल मीडिया तक लिमिट में रहते हैं। मैं वैसे तो मैं भारतीय जनता पार्टी से बहुत पहले से जुड़ा था, लेकिन मुंबई महानगर पालिका के 2000 चुनावों के पहले तत्कालीन महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी के हाथों मुझे
पार्टी प्रवेश करवाया गया और उसके पश्चात उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का मुंबई प्रदेश में उन्होंने पहली बार महाराष्ट्र में और मुंबई में एक जैन प्रकोष्ठ, जैनों को भी अपनी पूरी सहभागिता राजनीति में मिले। क्योंकि हम माने या न माने, मैं ये समझता हूं कि हर पार्टी ये जानती है कि जैनों के बगैर चलेगा नहीं, लेकिन हम सब इतने अलग अलग हो गए, हमारी विचारधारा इतनी अलग टुकड़ों में बढ़ गए हैं, हम अपने एक वोट बैंक को क्रिएट नहीं कर सके। तो मेरा ये प्रयास है कि हम वोट बैंक को क्रिएट करें, अपनी वोट बैंक को क्रिएट करें, जिससे कि कोई भी पार्टी, मैं किसी पे, भले मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ, हो सकता है आप कांग्रेस से जुड़े हो, लेकिन हमारी वोट बैंक इतनी मजबूत होनी चाहिए कि कोई भी पार्टी किसी भी तरह से कदम उठाने से पहले हमें पूछे। आज देखिए, आपने देखा होगा जब पोल्यूशन के पर्व के दिन आते हैं तो उस 8 दिन के 2-4 दिन पहले हम लोग जागते हैं और हम लोग सोशल मीडिया पे हो हल्ला मचाते हैं कि 8 दिन कत्ल खाने बंद होने चाहिए, ये है वो है। क्यों नहीं हमारा वजूद इतना खड़ा हो कि गवर्नमेंट खुद सामने से इसे फिक्स कर देवे कि ये 8 दिन में कत्ल खाने बंद होंगे। हम पूरी तरह से हम जानते हैं कि बंद नहीं करा सकते बंद, क्योंकि ये देश अलग अलग विचारधाराओं के लोगों से, अलग अलग समाजों से, अलग अलग समुदायों से बना है, इसलिए उसको पूरी तरह से बंद कर पाना, हाँ, मन से मन परिवर्तन हम निश्चित करा सकते हैं लोगों का। और अब देख रहे हैं कि इसकी पॉजिटिविटी आ रही है। अगर अच्छे विचार दूसरे के समाज तक लोगों तक पहुंचते हैं तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ा बदलाव संभावना है। बस कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि हम संभावनाओं को सफलता में बदलने का प्रयास करें। हम भी चाहते हैं कि आपकी कोशिशें कामयाब हो। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, हमने देखा है कि जब भी मुंबई में कोई राजस्थान का मिनिस्टर आएगा या सेंटर से कोई मिनिस्टर आएगा तो आप मारवाड़ से संबंधित कोई भी समस्या लेकर उन्हें ज्ञापन देने जरूर पहुंच जाते हैं। तो ये वास्तव में आपका मारवाड़ का प्रति प्रेम जो हम महसूस करते हैं कि भाई एक इंसान वहाँ दूर मुंबई में बैठा है लेकिन वो अपने मारवाड़ की समस्याओं को भूला नहीं है, तो ये बात हमें बड़ी अच्छी लगी। तो उसमें क्या आपको कुछ पॉजिटिव रेस्पॉन्स वहाँ से मिलता है? पहले तो मैं बता दूं आपको, जननी जन्मभूमि स्वर्गदा देवी गरियसी। बिल्कुल। जन्म देने वाली जन्मभूमि स्वर्ग के समान गरिमावान है और हम और आप उसी जन्मभूमि से गौरव प्राप्त करते हैं। जो व्यक्ति अपनी जड़ से अगर छूट जाता है, अपनी जड़ से टूट जाता है या अपनी जड़ से दूर हो जाता है, वो वृक्ष कभी भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता। वृक्ष जितना बड़ा है, आप देखिएगा उसकी जड़ें उतनी ही गहरी है। मैं समझता हूं हम हिंदुस्तान के किसी भी क्षेत्र में रहे, चाहे मुंबई में रहे, तमिलनाडु में रहे, कर्नाटक में रहे, गुजरात में, कहीं पर भी रहे, लेकिन आपको राजस्थान के मरुधरा की मिट्टी से आपको दूर नहीं होना चाहिए। और हमने हमारे बुजुर्गों को देखा है। वैसे मुझे ये सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ कि मैं राजस्थान की महान संस्था वरकाना जैसी संस्था में शिक्षण प्राप्त करूं, लेकिन मुझे हमेशा मेरे पिताजी जब भी बोलते थे कि हम वहाँ पढ़े हैं, और बड़े बड़े लोग आज भी देखे कि मुंबई में नहीं पूरे हिंदुस्तान में बिजनेस के अंदर जितने भी टाइकून राजस्थान की ओर से, वो सब वरकाना जैसे इंस्टीट्यूशन की देन है। तो मैं समझता हूँ कि हमें हमारा पहला प्रयास, मुंबई तो है ही हमारी राजधानी, मुंबई के साथ में मद्रास में भी, चेन्नई में भी हमारे लोग रहते हैं, पूना में भी रहते हैं, बेंगलोर में भी रहते हैं, लेकिन आज की तारीख में विशेषकर गोडवाड़ का राजस्थानी समाज सबसे ज़्यादा मुंबई में रहता है। तो वहाँ जरूर चिकित्सा या शिक्षा की सुविधा होनी चाहिए, लेकिन साथ साथ अगर हमारा राजस्थान विकास की ओर अग्रसर होता है, वहाँ पे मूलभूत सुविधाएं अगर आसानी से सुलभ हो जाती है, तो मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में हम सबका रुख अन्य जगहों पर न जाकर हम राजस्थान की ओर जाएंगे। राजस्थान में अनेक संभावनाएं हैं, चाहे वो खनिज से लेकर हो या ऑर्गेनिक क्षेत्र में लेकर हो, खेती बाड़ी में लेकर हो। पानी की कमी को हम हमेशा हो हल्ला मचाते हैं, लेकिन अगर हम यहाँ एक्टिव रहे तो देखिए कि 30-35 साल पहले या मुझे शायद 40 साल पहले जवाई बांध बना, उसके बाद हमारे क्षेत्र में पानी के लिए कोई बहुत बड़ी योजना साकार नहीं हुई। तो हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि वहाँ पर पानी, बिजली और अन्य सुविधाएं वहाँ पर किस तरह से आसानी से सुलभ हो। जब ये बनेगी तो निश्चित ही इंडस्ट्रियल भी बनेगा। सरकार की ओर से बाकी सारे कदम उठाए जा रहे हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर देखिए, फ्रेट कॉरिडोर के नाम से पूरा रेलवे ट्रैक जो मुंबई से लेकर दिल्ली तक बन रहा है, फालना में भी आपने उसका डेवलपमेंट देखा है, और मारवाड़ जंक्शन के आसपास पूरा उसमें ट्रक टर्मिनल भी बन गया है। तो आने वाले समय में बहुत संभावनाएं हैं। हमें ये प्रयास करने चाहिए कि हमारे क्षेत्र के लिए, और हर व्यक्ति अगर अपने अपने क्षेत्र के लिए प्रयास करता है तो वो दिन दूर नहीं जब हमारा पूरा ये क्षेत्र विकास के नए आयामों को छुएगा। अभी फिलहाल कुछ दिन पहले
हमारे देश के आदरणीय श्री रेल मंत्री श्री अश्विन वैष्णव जी मुंबई पधारे थे, तो उनसे मिलना हुआ, मुलाकात हुई उनसे। मैंने हमारे क्षेत्र की बहुत सारी समस्याओं को लेकर उनसे आवेदन किया, ज्ञापन भी दिया। विशेषकर हमारी सूर्य नगरी और राणकपुर जैसी 2 गाड़ियां जिनका समय इतना बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है, और उसके अलावा अब नई गाड़ी लगभग पिछले 20 साल के बाद सूर्य नगरी के पश्चात कोई भी नई गाड़ी हमें नहीं मिली है, तो वो भी हमने डिमांड किया। उन्होंने भरोसा दिलाया कि इस पर जरूर गौर करेंगे। और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी आज़ादी के इस 75वें वर्ष पर पूरे देश में 75 वंदे भारत रेलगाड़ियां चलाने का ऐलान किया है। तो मैंने आदरणीय वैष्णव जी से कहा है कि एक रेल मुंबई से जोधपुर के लिए निश्चित ये वंदे भारत अगर चलाई जाए तो क्षेत्र का भी सम्मान होगा, सूर्य नगरी जोधपुर का भी सम्मान होगा और जन साधारण के लिए सुविधाएं उपलब्ध होगी। उन्होंने इस विषय पर बहुत ही सकारात्मकता का परिचय दिया है और उन्होंने कहा कि जब भी आप दिल्ली आइए मुझसे मिले और हम इसके ऊपर कार्य करेंगे। उसके पश्चात अभी पिछले हफ्ते नागरिक उड्डयन मंत्री, हमारे देश के केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भी मुंबई पधारे थे, उनसे मुलाकात हुई। तो बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर मुझे पता चला कि वो 2 दिनों के लिए मुंबई आ रहे हैं, तो मैं उनसे मुलाकात की। और मैं उस वक्त तो था नहीं जिस समय आदरणीय श्री सागरमल जी चोपड़ा ने अपने प्रयासों से फालना जैसे क्षेत्र में वहाँ पर विमान भी उतारा, और बाद में मुझे पता चला कि 2-3 दिन तक वो वहाँ पे विमान की लैंडिंग हुई, लेकिन काल को कुछ और मंजूर था और वो कार्य वहीं पर उनका देहांत हो गया और वो कार्य वहाँ पर रुक गया। तो मैंने ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को लिखित में आवेदन दिया कि फालना में इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी बहुत बड़ी संभावनाएं है। जालोर जैसा जो क्षेत्र है, जो ग्रेनाइट की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, उसके अलावा अम्ब्रेला मार्केट में पूरे विश्व में, पूरे देश में फालना सिरमौर पर है। और सिद्ध क्षेत्र नाकोड़ा जी की बात करूं या श्रीनाथ जी की बात करूं या विश्व के आध्यात्मिक केंद्र में जो स्थान रखता है ऐसे श्री राणकपुर तीर्थ की बात करो, अन्य भी छोटे मोटे बहुत सारे क्षेत्र इस फालना से संबंधित है। 150 से ज़्यादा गांव से कनेक्टेड ये है। अगर यहाँ एक छोटा एयरपोर्ट बन जाता है तो मुंबई, चेन्नई, पूना, बेंगलोर, अगर इनकी कनेक्टिविटी फालना से होती है तो सिर्फ यात्रियों के लिए सुविधा होगी, लेकिन इस पूरे क्षेत्र का विकास, औद्योगिक विकास और व्यापार उद्योग भी बढ़ेगा। तो मैंने उनको दिया है और उन्होंने 10 दिन के अंदर अंदर मुझे उन्होंने रिप्लाई दी है कि इसके लिए हमें राज्य सरकार की ओर से सभी बाधा मुक्त और निःशुल्क जमीन हमें चाहिए। उसके पश्चात श्री निमित मेहता जी जो हमारे इस वर्तमान में पाली के कलेक्टर हैं, वो मैसेज मैंने वहाँ तक पहुँचाया है कि जो जगह आदरणीय सागरमल जी के वक्त हवाई अड्डे के लिए आरक्षित की गई थी, वर्तमान स्थिति उसकी क्या है उससे हमें अवगत कराए, जैसे कि हम केंद्र राज्य सरकार को अवगत कराए और उसके पश्चात हम वो प्रपोजल नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया तक पहुंचा सकें। आपसे प्रकाश साहब बात करके बहुत अच्छा लगा और आपके विचार और मारवाड़ के लिए भी कुछ कर गुजरने की आपकी भावना वाकई काबिल तारीफ है। और हम तो ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि आप मुंबई में धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में खूब तरक्की करें, खूब आगे तक जाएं और हमारे गोरवाड़ का नाम भी रोशन करें और गोरवाड़ के प्रति भी आपका जो प्रेम, जो स्नेह है वो हमेशा बना रहे और आप इसके लिए भी काम करते रहें। अशोक जी, मैं आपके माध्यम से जैन समाज को एक छोटी सी अपील करना चाहूँगा कि आपके संघ में, आपके गांव में या आपके समाज में, आप जहाँ रहते हैं वहाँ आसपास जो भी व्यक्ति थोड़ा बहुत भी राजनीतिक तौर पर या सामाजिक तौर पर अगर कार्य करता है तो उसे आगे लाने का प्रयास करें। मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन मेरा ये अनुभव है कि हम में से बहुत से लोग अपने ही लोगों को आगे आने से न चाहते हुए, वो नहीं चाहते कि वो आगे आए, जबकि ऐसे लोग ही समाज की आगे चलकर बागडोर संभालेंगे। तो जब भी ऐसे कोई भी कार्यक्रम होगा, आपके कार्यक्रमों में आप किसी भी कॉर्पोरेटर को या किसी विधायक को, सांसद को या मंत्री जी को बुलाते हैं, उस वक्त आपके क्षेत्र से जो भी व्यक्ति सामाजिक तौर पर काम कर रहा है, राजकीय तौर पर आगे आ रहा है, उसे भी आप उतना ही मंच दें। क्योंकि मंच के ऊपर देखिए, निश्चित ही धन के बिना कुछ भी नहीं होगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि धन के साथ साथ ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता जो भी है उनका भी आप सम्मान करें, उन्हें उचित प्लेटफॉर्म अगर आप मुहैया कराते हैं तो निश्चित तौर पर हमारे समाज में
बहुत संभावनाएं हैं, बहुत से युवक ऐसे हैं जो आने वाले समय में राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान देंगे। आज भी वर्तमान में आप देखिए हमारे बहुत सारे उद्योगपति हैं जो जीवदया के क्षेत्र में, अगर मैं नाम लेना चाहूंगा तो शायद 100 नाम भी कम पड़ जाएंगे। वो आज भी दूर बैठकर भी गाँवों में चारे की व्यवस्था कर रहे हैं, पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। तो इन सबको हमेशा उचित प्लेटफॉर्म पर लाकर उनका अभिनंदन सिर्फ इसलिए नहीं करना चाहिए कि उन्होंने काम किया है, लेकिन उनका अभिनंदन इसलिए करें कि औरों को भी उनसे प्रेरणा मिले और लोगों को और भी मिले कि मुझे भी ये कार्य इस तरह से करना है। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी और मारवाड़ी मीडिया का, आपने मुझे ये वक्त दिया और मेरे विचारों को समाज तक पहुंचाने का प्रयास किया। आपके विचार बहुत महत्वपूर्ण है और मैं भी संपूर्ण समाज से यही निवेदन करता हूं कि आदरणीय प्रकाश सिंह साहब के जो बेबाक विचार आपने सुने हैं, हमने सुने हैं, तो वाकई हम उसके ऊपर चिंतन करें, मनन करें और इन बातों की गहराई में उतरें और इन बातों को हम थोड़ा सा महत्व दें ताकि समाज की जो नई पीढ़ी है, युवा है, वो सामाजिक क्षेत्र के साथ साथ धार्मिक क्षेत्र के साथ साथ राजनीतिक क्षेत्र में भी आगे आएँ ताकि जैन समाज का जो वजूद है वो थोड़ा और मजबूत हो और अच्छी तरह से आगे जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर।